हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 6 के सभी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आगे के क्वेश्चन क्लास 7 से रिलेटेड हैं। चैप्टर 1 प्रारंभिक कथन 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का पहला मानचित्र कब बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सन 1154 में। पहला मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। यह नक्शा उनके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दूसरा मानचित्र एक फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। अगला प्रश्न है, किस भूगोलवेत्ता ने 12वीं शताब्दी में पहला मानचित्र बनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अल इद्रिसी। पहला मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल इद्रिसी ने 1154 में बनाया था। उनके द्वारा बनाए गए मानचित्र दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। दूसरा मानचित्र फ्रांसीसी चित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक इलाके के हैं मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इद्रिसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां आज हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप उत्तर की तरफ है। अगला प्रश्न है, दूसरा मानचित्र पहले मानचित्र के कितने वर्ष बाद बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 600 वर्ष बाद। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बनने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाकों के बारीक ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इन नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का मानचित्र कब बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1720 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस इतिहासकार ने 13वीं सदी में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मिन्हाज उस सिराज। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला है, 16वीं सदी में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया। दूसरा है, 13वीं सदी में एक फारसी इतिहासकार अल बरूनी ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सही है। हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इस महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था, मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा है वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हम आज जोड़ते हैं।
अगला प्रश्न है, मध्यकाल में विदेशी शब्द किनके लिए प्रयुक्त होता है? पहला है किसी गांव में आने वाला कोई अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो। दूसरा है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजान व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो विदेशी कहलाता था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होना था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। अगला प्रश्न है, पांडुलिपियों को कहाँ रखा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिलेखागार। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियां एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों को पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता था। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारी मिलती है, मगर साथ ही साथ इनका उपयोग कठिन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है ऐसा स्थान जहाँ पर दस्तावेज और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है उसे अभिलेखगार कहा जाता है। दूसरा है नस्तलीक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही सही है। अभिलेखागार ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के ब्यौरे का रिकॉर्ड रखते हैं। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि में वर्ण जोड़कर धावा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता है। शिक्षत लिपि अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। अगला प्रश्न है, निम्न में शिवस्त लिपि कैसे लिखी जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बाएं से दाएं ओर। लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाई हो सकती है। नस्तलीक लिपि में वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि को पढ़ना आसान होता था। शिकस्त लिपि दाईं ओर से लिखी जाती थी। ये अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे ज़्यादा उन्नति कब हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सन 700 से 1750 के बीच। सन 700 से 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अगला प्रश्न है, सन 700 से 1750 ईस्वी के बीच निम्न नई प्रौद्योगिकी के दर्शन हुए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों। सन 700 और 1750 के बीच के हजार वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। तमाम
परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नई सामाजिक और राजनीतिक समूह के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, इस मध्य काल में बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकी और फसलें जैसे आलू, मक्का, चाय, तंबाकू के साथ साथ नए नए विचार भी आए। दूसरा है, यह मध्य काल आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अपरिवर्तन का भी काल रहा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला सत्य है। सन 700 और 1750 के बीच के हजारों वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेय शास्त्रों का इस्तेमाल। इस महाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया, आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। तमाम परिवर्तन, नई प्रौद्योगिकियां और फसलें उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजपूत किस वर्ण के होने का दावा करते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्षत्रिय। समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिनका नाम राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में समाज के अंदर एक नए वर्ग का विकास हुआ। राजपूत निम्नलिखित में से कौन कौन से वर्ग इसमें शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सामंत, सेनापति और सैनिक। समुदायों का महत्व बढ़ा। उनमें से एक समुदाय था राजपूत, जिसका नाम राजपुत्र से निकला है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं, बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ आदि समूहों ने भी उठाया। अगला प्रश्न है, किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को डैश कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पर्यावास। पर्यावास से तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, किसी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली को कायस्थ कहा जाता है। ये गलत है, इसे पर्यावास कहा जाता है। मध्यकाल में बढ़ती प्रौद्योगिकी और फसलों के परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर बढ़ने लगा। ये सही है। इस मध्यकाल में लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे। ये सही है। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपना नियम बनाती थीं। ये सही है। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए।
कृषकों के ये नए समूह क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग की बेगारी करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगा। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगे, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे अस्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव और संसाधन का नियंत्रण है, इनके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते हैं। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था तथा किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला है, संस्कृत भाषा जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है, यह एक प्राचीन भाषा है जिसे सिर्फ ब्राह्मण जानते थे, आम जनता नहीं। दूसरा है, 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के बाद कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभरने लगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों ही कथन सही है। अमीर खुसरो बताते हैं कि भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। 18वीं सदी में मुगल वंश के पतन के ढलान पर था, फलस्वरूप क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन वर्षों से जो सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का शासन चल रहा था, उससे क्षेत्रों की प्रकृति बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस महाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों में उभरी थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ है। ये कथन गलत है। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। ये सही है। मध्यकाल में धार्मिक बदलाव के कारण नए परिवर्तन, जैसे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण हुआ। मुसलमानों में सुन्नी जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों का समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था। आज हम जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तनों में से कुछ थे नए देवी देवताओं की पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व और बढ़ती सत्ता आदि। यही वह युग था जिसमें इस महाद्वीप में नए नए धर्मों का आगमन भी हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत के पहल 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था बनाए रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्यायशास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्मों की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इसकी परंपरा चलती रही। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे?
इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिया। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। मुसलमानों में कुछ सिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत की विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे हैं। ऐसे ही धर्म सिद्धांतों तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से मुसलमान किसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुरान शरीफ को। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले पहल 7वीं सदी के व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।